स्टूडेंट्स, आज जो है मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस है क्या एक्चुअली? जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, जिसमें ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा जब रक्त में हो जाती है तो इसको यकृत द्वारा क्या किया जाता है, इसको ग्लाइकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। बट ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसके ठीक विपरीत है, उल्टी है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जितनी आवश्यक होती है उससे कम हो जाती है तो उस परिस्थिति में ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का रूप है उसको पुनः जो है ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार से यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो यह वह क्रिया है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फिर से बनता है और यही प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो उस परिस्थितियों में जो संग्रहित हमारा जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जो ग्लाइकोजन है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ओवरऑल अगर हम संपूर्ण रूप से इसके रिएक्शन को हम देखें तो ग्लाइकोजन जो है ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में मतलब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इनका कन्वर्जन होता है। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दिखाया है कि लीवर और मसल्स में यह जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम्स के द्वारा जो है फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आप इसमें देख सकते हैं कि इसका विस्तृत हमने जो दिखाया है इसमें कि किस प्रकार से ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की जो साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर जो ये यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर इंसुलिन के प्रभाव में जो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और इसके बाद जो है ये जो चरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये प्रक्रिया आप देख सकते हो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बनता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये क्या होता है कि ये जा करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि यकृत में पाया जाता है उसके की सहायता से ये ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये ग्लूकोज जिनका जारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तृत में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं जो यहाँ पर चलती है। और ये जो इसका पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं कि ये भविष्य क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर उससे 6 फॉस्फेट और इसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज में इसका रूपांतरण हो जाता है। अगर हम देखें कि भाई ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो एक टाइट रेगुलेशन जो है इस पे एक सख्त नियंत्रण ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया पर जो स्थापित किया जाता है। और उसके लिए जो ये प्रक्रिया जो है जिसके लिए जो है कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है वह है रक्त में शर्करा की मात्रा। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि पेशी कोशिकाओं में क्या है कि एपिनेफ्रिन बहुत इफेक्टिव प्रभावकारी ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसमें ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स एक्चुअली क्या करते हैं कि हिपेटोसाइट के सरफेस पर बाइंड करके जो सेकेंड मैसेंजर है,
सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा है, ये चक्रीय AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो ये जो हिपेटोसाइट में क्या काम करते हैं कि ये CAMP जो एक्टिव होता है वो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम को क्या करते हैं, सक्रिय कर देते हैं, और जिसके कारण से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन संभव हो पाता है। यहाँ पर एक कैस्केड रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिक एमपी किसके प्रभाव में बना, साइक्लिक एमपी उन हार्मोन्स के प्रभाव में बना जो कि हिपेटोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड कर करके एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड मैसेंजर। और ये कैस्केड जो एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अंत में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, और ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का महत्व क्या है, क्यों हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया शरीर में आवश्यक है? तो डिसफंक्शंस इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ डिजीज। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया में कोई भी असामान्यता, एबनॉर्मलिटी या नॉर्मल ढंग से नहीं हो पाती है तो कई बीमारियों को जो है जन्म देती हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है, लेफोरा प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी भी हो सकती है। तो और इस तरह से क्या है, डिसरप्शंस इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस फ्रीक्वेंटली इफेक्चुएट इन डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स ढंग से का काम नहीं कर पाते हैं, जिसमें लीवर, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन और किडनी इत्यादि महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि हार्मोन्स की। हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया में, तो कौन कौन से हैं? इसमें इंसुलिन एक अति महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है, और ये जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की उल्टा जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें इस का रोल होता है, जबकि एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन इत्यादि हार्मोन्स का ग्लाइकोजिनोलाइसिस में होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो स्लाइड है ये एक्चुअली इसलिए हमने इसको डाला है कि ये इंसुलिन की मात्रा को, कि इंसुलिन क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट टू उपापचय में इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के दर को बढ़ा देता है। इसके बाद क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज की सांद्रता को घटाता है, और ग्लाइकोजन स्टोर्स कोशिका ऊतकों में ग्लाइकोजन स्टोर्स की मात्रा में अभिवृद्धि कर देता है। और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि इंसुलिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपादित करता है, मतलब आवश्यकता से अधिक इसकी जो ग्लूकोज की मात्रा होती है रक्त में उसको किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। बट अगर हम देखें कि जब इंसुलिन की मात्रा सामान्य नहीं होती है तो उस परिस्थिति में एक जो बहुत ही चिरपरिचित बीमारी जिसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं वो देखने को मिलती है। दूसरे में हम देखें कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन पर इसका जो प्रभाव है हमने अभी पहले बता दिया कि अगर इनकी मात्रा सामान्य नहीं होती इंसुलिन की तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आप देख सकते हो इसके बाजार कहाँ तक आ जाती है, 300 से 1200 mg पर 100 ml हो जाती है, जो कि ये ग्लूकोज हमारे जो भी व्यक्ति जिनमें इंसुलिन की मात्रा कम होती है उनके जो यूरिन के द्वारा ये बाहर आते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं ये, अगर देखें कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो ऊतकों में जो इस शरीर के ऊतकों में स्टोर्ड होती है वो किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा जो है इनकी में अभिवृद्धि की जाती है। और इंसुलिन क्या करते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। इफेक्ट ऑन ग्रोथ, अगर ग्रोथ के बारे में हम अगर देखें
तो ये देखा गया है कि ग्रोथ जो एनिमल की ग्रोथ होती है, जो प्राणियों की ग्रोथ होती है, वो उसके लिए इंसुलिन आवश्यक होता है। बट जो इनकी अनुपस्थिति में, जो इंसुलिन की अनुपस्थिति में ग्रोथ हार्मोन पर कोई ज़्यादा ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सो ये जो दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द glycogenolysis. Thank you.